जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बर्नर में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर करेंगे आज हम लोग, जो कि 2021 और 22 का सैम्पल पेपर होगा, जो कि एडवांस पेपर अभी CBSE की वेबसाइट में जो अपलोड किया गया है पेपर, उसी को मैं कराने जा रहा हूँ। ये इसका ओनली पार्ट 1 होगा, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि इसमें कैसे हमने क्वेश्चन दे रखे हों, किस तरह का परफॉर्मा पेपर में आएगा, वो हमें यहाँ से जानने को मौका मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ID से जाके ले सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में मिल जाएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दे रखे हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ABC, कि इसमें 3 सेक्शन दिए जाएंगे हमके। सेक्शन A जो होगा, इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, सभी के सभी एक मार्क्स के होंगे। हमें ओनली 16 अटैम्प्ट्स करने होंगे उस 20 में से। फिर सेक्शन B जो होगा वो भी 20 क्वेश्चंस के ही होंगे, एक मार्क्स के सारे, और वो भी 16 क्वेश्चंस उसमें भी हमें अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और जो सेक्शन C होगा, इसके अंदर 10 क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ये सारे के सारे केस स्टडीज़ के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 केस स्टडी हमें दिए जाएंगे, और उसमें से हमें 8 क्वेश्चन टोटल हमें करने पड़ेंगे। तो 16 और 8 तीनों को करेंगे तो 40 क्वेश्चंस हमारे पास हो जाएंगे। आउट ऑफ 50 हमें 40 क्वेश्चंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक चीज़ और है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं मिलने वाली है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो सेक्शन A है, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे पहला पार्ट है। तो इसमें हम टोटल करेंगे 20 क्वेश्चन, लेकिन हम पेपर में कितने करने होंगे, ओनली 16 क्वेश्चन। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि हाँ किस तरह का पेपर आ सकता है। ये जो हम करने जा रहे हैं ये बेसिक पेपर रहेगा उस पेपर का। आगे हम करेंगे फिर इसके स्टैंडर्ड पेपर को भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, the probability that the drawn card has a number which is perfect square like 4, 9 is, कि 6 से लेकर 50 तक हमारे पास कुछ कार्ड्स थे ना, जिसमें नंबर लिखे हुए थे। हमने एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है, और उस कार्ड पे जो नंबर लिखा गया, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस कार्ड पे जो नंबर लिखा गया वो एक परफेक्ट स्क्वायर था कि नहीं था, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे करें, परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। 6 और 15 के बीच में क्या क्या बन सकता है। तो अगर 6 और 50 के बीच की बात करें तो हमारे पास आ रहा है क्या क्या, 9 आ सकता है, 16 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, और हमारे पास क्या बन सकता है, 49। तो हमारे पास टोटल नंबर आ रहे हैं ओनली 5। तो 5 नंबर ऐसे हैं हमारे पास जो कि परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो अपने प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी अपने पास बन जाएगी 5 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं ये, तो हमारे पास टोटल नंबर बन रहे हैं 45। इसको जब सिंपलिस्ट कर दूंगा तो 1/9 आंसर आ जाएगा। 1/9 आंसर मतलब कि इसका D आंसर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, इफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल 22/7, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। हमें आर्क की लेंथ हमें बताने की पूछी जा रही है यहाँ पे, कि अगर किसी सर्कल का डायमीटर अगर 42 सेंटीमीटर का है और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता देख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 × 2πr। तो मेरे को यहाँ से r चाहिए। तो मेरे पास अगर d की वैल्यू 42 सेंटीमीटर अगर हमें पास है तो r क्या हो जाएगा, d का हाफ। तो क्या हो जाएगा 42/2, इसको सिंपल कर देंगे तो 21 सेंटीमीटर का अपने पास r आ जाएगा। बस इसमें रख दीजिए। तो लेंथ का जो फॉर्मूला आ जाएगा थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, मैं 60/360 × 2π की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू दे रखी है 21। तो इसको सब बस सिंपलेस्ट करना है। 0 से 0 गया, देखिए 0 0 गया, 6 की टेल में 1 पे, 6 की टेल में 6 पर, 7 की टेल में पूरा कंप्लीट 3 पे चला गया, 2 की टेल में 3 पर, और 3 की टेबल से पूरा गया। तो अपने पास बच गया फाइनल आंसर 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन बनेगा वो होगा C नंबर ऑप्शन जो होगा, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर हमें दे रखा है कि इफ़ sin θ इज इक्वल टू x एंड sec θ इज इक्वल टू y देन tan θ इज इक्वल टू,
टेन थीटा क्या होगा अगर ये दोनों मुझे वैल्यूज़ दे रखी हैं तो विद द इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई पूछा जा रहा है। सिंपल से हम जानते हैं कि जो भी टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन तो अपने पास ये मिल चुका है एक्स की वैल्यू, लेकिन कॉस कहाँ से, कॉस क्या होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक होता है। सेक थीटा मुझे वाई दे रखा है, मतलब कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 अपॉन वाई। बस इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन वाई। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स और वाई साथ में आ जाएगा, मतलब कि टेन थीटा का फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा ए जो कि एक्स वाई, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो अपने पास हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 हैज़, कि अगर कोई लाइन है, जैसे कोई ग्राफ है कि y इज 0 और y इज इक्वल टू -5 में, तो उसका कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके बनेंगे, तो हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही बनते हैं, ठीक है, जितनी बार वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो पाएंगे। तो अगर मैं इनका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा ना, तो अपने पास देखो यहाँ से जैसे मैंने ग्राफ बनाया, y की वैल्यू दे रखी है, तो मैं y में 0, ये हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 सॉरी -5 में दे रखा है ना, तो -1 -2 -3 और बढ़ाते हैं आगे -4 और हमने ले लिया -5। अगर मैं इन दोनों का ग्राफ अगर ड्रॉ करूँगा, देखो क्या मिलेगा अपने को, y इक्वल 0 का मतलब तो यही हो गया कि इस लाइन पे अपने ड्रॉ हो जाएगा y इक्वल 0 का, और y इक्वल -5 का मतलब क्या हो गया, ऐसी तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 5 के साथ साथ x के पैरेलल चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हुई, और लाइन जब इंटरसेक्ट ही नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, नो सॉल्यूशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन में दे रखा कि फेयर डाई इज थ्रोन वंस, कि एक डाइज है, डाई को हमने फेंका, एक बार फेंका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर, कि मुझे कंपोजिट नंबर मिला होगा वो भी इवन वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो कि अपनी टेबल के अलावा भी किसी और से जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, ये सारे नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। और इवन नंबर क्या होता है, जो ओनली 2 की टेबल से डिवाइड हो सके, उसको हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए इवन कंपोजिट में दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टी चाहिए, तो ऐसे नंबर मुझे क्या मिलेंगे किसी भी डाइस के अंदर। देखिए डाइस के अंदर नंबर्स कौन से, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब कंपोजिट नंबर ढूंढ लेते हैं, वो भी इवन वाले। तो देखो कंपोजिट नंबर ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक मिला है मुझे और ये भी इवन भी है, तो मुझे मिल गया 4 नंबर। 5 भी नहीं है, 6 मुझे मिल गया दोबारा, तो 2 नंबर मुझे मिले हैं कितने में से, आउट ऑफ 6, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा अपने पास बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 8 चेयर एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹10,500 while 5 चेयर एंड 3 tables cost ₹6,450। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी, कि 8 चेयर और 5 टेबल का पैसा 10,500 लगा था और 5 चेयर और 3 टेबल का पैसा 6,450 रुपये लगा है, तो हमें एक चेयर का प्राइस हमें बताने की जरूरत है। तो ये कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चेयर को हम मान लेंगे कि x का है और टेबल को हम मान लेंगे कि ये चीज़ y का है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन पहले बन जाएगी 8x + 5y इज इक्वल टू 10,500, और उसी तरह उसका जो इक्वेशन बन जाएगा 5x + 3y इज इक्वल टू 6450। ठीक है, बस इसी को मुझे सॉल्व करना है। तो चेयर की वैल्यू निकाली ना, चेयर की, तो मैं x को रख लेते हैं, y को बराबर करवाते हैं यहाँ पे। तो y को बराबर कराएंगे तो यहाँ पे मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास 24x + 15y इज इक्वल टू, ये हो गया 0 0 5 या 15 का 5 1 कैरी हो चुका है, 3 1 और 3। ठीक है, और अगर मैं 5 से करूँगा तो 25x + 15y इज इक्वल टू 0 हो चुका है, और 5 और 25 का 5 2 कैरी हो गया, 2 कैरी हो गया, 20 और 2 22 का 2 कैरी हो गया, 6 5 30 और 2 32। ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका।
अब साइन हमारे पास सेम है तो इसको सेपरेट कर देते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, और ये अपने पास बन गया, पूरा कट गया, तो अपने पास आंसर आ रहा है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये बन चुका है हमारे पास, कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास 750 इसका आंसर आ जा रहा है। तो देखो दोनों के पास ही एक्स का साइन है, मतलब कि यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो ₹750 इसका आंसर बन रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये हमें फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो देखिए अपने पास sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे मिल गई sin स्क्वायर थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin टू द पावर 4 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा, तो यहाँ से ये मिल गया, प्लस इस को मैं क्या लिख दूंगा, अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ ना, sin स्क्वायर और फिर उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो sin स्क्वायर में क्या लिख सकता था, cos थीटा प्लस ये हो जाएगा cos थीटा और फिर उसका भी स्क्वायर हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये ऊपर वाला ही वैल्यू आ चुका है जो हमें क्वेश्चन में एक दिया गया था, उसकी वैल्यू हमें 1 ही मिल चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें पता है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23 अपॉन 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा था, हमने एक्सरसाइज को किया भी है एनसीईआरटी के अंदर। तो हमने ये चीज़ देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर नहीं आता है तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि वो नंबर टर्मिनेटिंग ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 5 ही नंबर यूज़ आ रहे हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, इस वजह से क्या बनेगा, ये नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका टर्मिनेटिंग नंबर ही बताया जाएगा। बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है द एलसीएम ऑफ 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू पावर 2। ठीक है, एंड 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालना है, जब ऐसे हमें नंबर्स दे दिए जाएं पावर वाले तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, दोनों नंबर जो यूज़ हो रहे हैं, जो बेस में जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 और 3 जो हैं ये बेस में नंबर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों नंबर का जो मैक्सिमम पावर जो है ना उनको उठा लीजिए बस, मैक्सिमम पावर को। तो इस नंबर से मुझे 2 की पावर 3 मैक्सिमम दिख रही है और इसमें से मुझे 3 की पावर 3 भी दिख रहा है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, मुझे यहाँ पे एलसीएम मिल चुका है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसका हमें ऐसे क्वेश्चन लॉजिकली करने पड़ेंगे, अगर नहीं तो आप इसको सॉल्यूशन करके आप एलसीएम में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है फिर। तो क्वेश्चन नंबर 9 ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ इतना 18 एंड द प्रोडक्ट इज़ इतना, द एलसीएम विल बी। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हम ये फॉर्मूला जानते हैं पहले से। ठीक है, एलसीएम में दे रखा 18 मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, आज निकालना है सॉरी वो तो, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारे पास ये दे रखा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा अपने पास 12960 अपॉन 18। ठीक है, तो इसको 3 की टेल से काटते हैं, 6 की टेल से काटते हैं, 6 की टेल में 3 पर चला गया और 6 की टेल में जाएगा 2160। ठीक है, फिर दोबारा से 3 से करेंगे तो ये जाएगा अपने पास 720। 720 इज द एलसीएम, इज द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास बन जाएगा। यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा 720। इसी तरीके से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे रखे हैं द गिवन फिगर, इसका फिगर मैं आपको बनाऊंगा अभी, तो इसका फिगर ये बन चुका है। ठीक है, अब इसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है अगर ये दोनों लाइन डी ई और बी सी पैरेलल्स हैं तो। ठीक है, हम देखें हमें निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो वही मुझे समझ में आएगा कि कौन सा इसमें इक्वेशन सही होगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा ना वो ये लगेगा कि ए ई अपॉन ए सी बराबर है
DE अपॉन BC के। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से AE की जो वैल्यू आ रही है वो A आ रही है और AC की जो वैल्यू आ रही है वो A प्लस B इज इक्वल टू DE की वैल्यू X आ रही है और BC की वैल्यू Y आ रही है। यहाँ से मैं एक बार X वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ। X वैल्यू क्या आ रही है, AY अपॉन A प्लस B। तो इसमें देख लीजिए कहीं पे कोई वैल्यू नज़र आ रही है कि हमारे पास, तो यस थर्ड जो फॉर्मूला है हमारे पास, सॉरी थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हमारे पास दिखा रहा है कि AY अपॉन A प्लस B इसका आंसर बन जाएगा। पहले हमारे आगे चुका है। तो क्वेश्चन में 11 ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन में 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इंटरनल इन द रेशियो ऑफ 2:1। चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लाइन है जिसमें कि A पॉइंट जो हो दे रखा है 1 और 3 का दे रखा है, उसी तरह जो B पॉइंट है वो हमें दे रखा है 4 और 6 का। एक लाइन इनको कट करके जाती है जिसको कि ये लोग P बोल रहे हैं और इनका मुझे X और Y फाइंड आउट करना। इफ़ अगर वो 2:1 में इसको कट करके जाता है तो कैसे निकलता है। अगर मैं P का X का फॉर्मूला देखूँ तो अपने पास जानते हैं हम लोग फॉर्मूला कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n फॉर्मूला हम इसके अंदर जानते हैं। तो कैसे हो जाएगा ये 2 × 4 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। तो यह बन जाएगा ना 4 2 जा 8 और प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 + 1 3 हो जाएगा। ये बन जाएगा 9/3 और इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 3। उसी तरह अगर हम लोग P Y की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा PMY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगेगा 2 × 6 प्लस 1 × 3 अपॉन 2 + 1। 6 2 जा 12 हो जाएगा, 3 1 जा 3 अपॉन 3 तो हो जाएगा 15/3। सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब P का जो X और Y आ रहा है वो 3 और 5 का वैल्यू हमें दे रहा है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास D नज़र आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। इसका तो कोई तरीका ही नहीं है, इसको हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 3825 इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। सबसे 5 पर चेक करते हैं तो ये जा रहा है अपने पास 7 पर, 32 आ रहा है, 32 6 पर जा रहा है, फिर 2 5 आ रहा है, 5 पर जाएगा। फिर दोबारा से इसको करते हैं 5 पर ही। ठीक है, तो ये चला जाएगा अपने पास किस पर जा रहा है, ये जाएगा 1 पर, ये फिर 26 बन रहा है, 5 पर जा रहा है और 3 पर जा जाएगा। फिर हम करेंगे इसको 3 पर तो ये अपने पास बन जाएगा 5 और 1। फिर अगर हम लोग करेंगे इसको 3 से ही तो ये अपने पास बन जाएगा 17। तो 17 इसके लास्ट में आ रहा है। देख लीजिए 5⁻², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5⁻² मल्टीप्लाई 3⁻² मल्टीप्लाई 17, ये इसका आंसर बन रहा है। इसका मतलब इसके अंदर से सी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 13 इसका करेक्ट आंसर दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है हमारे पास ये। बढ़ते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया इन द फिगर बिलो AD बराबर दे रखा है 4, वैल्यू लेके चलते साथ साथ। AD हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर का, BD हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर का, CB कहाँ पर ये रहा 12 सेंटीमीटर का। हमें निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए हमें पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज़ करो और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए कॉट थीटा की पहले हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P। ये दोनों हमें चाहिए होता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता हो, थोड़ा सा नॉलेज भी हो, B और P आपको पता होगा कि किस चीज़ को हम B कहते हैं और कौन सी साइड को हम P कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा ट्रायंगल ABD में। ABD में चलते हैं ज़रा। ABD में देखिए 90 डिग्री के सामने, मतलब कि AB जो होगा ये H बन जाएगा ABD ट्रायंगल के लिए। ठीक है, ABD ट्रायंगल की ओनली बात करूँ, बाद में हम इसको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो AB का जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बन रहा है AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, तो AD की वैल्यू हमें मिल गई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 16 + 9 वैल्यू मिल गई 25, जो कि हमारे पास AB का स्क्वायर के बराबर दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ है कि AB की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर आ गई, मतलब कि इसको मैं अब 5 सेंटीमीटर को यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर मेरे पास अब ये 5 सेंटीमीटर है, अब हमें क्या करना है कॉट थीटा एक बार लगा के देखते हैं। तो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B/P।
तो थीटा के सामने क्या बन रहा है, बी की वैल्यू 12 बन रही है और पी की वैल्यू अपने पास 5, मतलब कि 12/5। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बन जाएगा 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज़ किया गया है और तब हमने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज़ करके इसको क्वेश्चन को निकाला है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत आसान सा क्वेश्चन तो है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो देखते हैं जरा कैसे होगा चीज़। तो बोला कि इफ़ ABCD इज अ रेक्टेंगल, कि ABCD क्या रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो बराबर बराबर के होते हैं, इक्वल अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन द रेक्टेंगल। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि AB की जो वैल्यू आएगी वो CD के बराबर आएगी और हमारे पास जो AD की वैल्यू आएगी वो BC के बराबर आएगी। तो अगर मैं पहले केस को लूँ तो हमारे पास x + y = 12 फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है, और मैं अगर सेकंड की इक्वेशन को लूँ x - y = 8 हमारे पास आंसर बन रहा है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये अपने पास गया 2x = 20, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ चुकी है। उसी तरह y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो देखो x + y = 12, तो 10 + y = 12, y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 2। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर जो x = 10 और y = 2 हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारे पास इसका आंसर बन करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AC = BC, AB² = 2AC², देन द मेजर ऑफ द एंगल C विल बी। कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर यह हमको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रखा है कि A, B और ये C, एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि AC और BC को बराबर दे रखा है, AC ये रहा और BC मुझे दोनों बराबर दे रखा है। तो हम ये जानते हैं कि जो साइड्स हमें बराबर दे रखे हैं उनके अपोजिट्स जो एंगल्स होते हैं वो भी इनके बराबर होते हैं। तो BC के सामने जो साइड आ रहा है वो एंगल आ रहा है, वो एंगल A वाला आ रहा है, और AC के सामने जो एंगल आ रहा है वो एंगल B आ रहा है। इसका हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एंगल A = एंगल B हम लोग यहाँ से कह पाएंगे। अब हमें दे रखा है कि AB² = 2AC² भी हमें दे रखा है, हमें एंगल C को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए अगर मैं AB² को इसी के लिए देता हूँ, AB² 2AC² को, ठीक है। तो अगर मैं AC² को खोल सकता हूँ एक बार, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, AB² = AC² + AC², बिल्कुल आराम से लिख सकता हूँ। और फिर मैं AC², और क्योंकि AC भी बराबर है BC के तो मैं इसको BC² भी तो लिख सकता हूँ। और यहाँ पास क्या बन रहा है, AB² = AC² + BC², और इसको हम अगर देखेंगे तो ये बनेगा पाइथागोरस फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, पाइथागोरस फॉर्मूला हमारे पास ये बना के दे रहा है। और हम जानते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला वहीं लगता है जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो अपने पास C जो था वो 90 डिग्री का आंसर था उसका, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इफ -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल Px x² - 7x - 8 देन द अदर जीरो इज, कि अगर ये इसका जीरो है तो दूसरा जीरो इसका क्या बनेगा, हमसे ये वैल्यू इसकी पूछी जा रही है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। हम लोग करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 2 जो होगा सम ऑफ द जीरोज़ के फॉर्मूले से। हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट दो जीरो बन रहा है, फर्स्ट जीरो जो बनेगा हमारे पास वो A है, और जो सेकंड जीरो जो बनेगा हमारे पास वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हम लोग मान लेते हैं एक बार B के लिए। तो फर्स्ट जीरो हमें दे रखा है क्योंकि -1, तो A की वैल्यू मान लेंगे -1 की वैल्यू को, B हमें तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है -B/A। B और A की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो इक्वेशन से मिलेगी। इस इक्वेशन को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि A + B की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -7/1, तो बन जाएगा अपने पास ओनली 7, मतलब कि कितना हो, -1 + B = 7, ठीक है। तो B = 7 + 1, B = 8 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर D हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का, वो इसका आंसर हमारे पास बन करके आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 भी। बढ़ करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस
द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस इज़, कि मैंने 2 डाइस एक साथ फेंक दिए गए हैं तो हमें दोनों पे सेम नंबर कितनी बार आएगा वो हमें जस्ट बताना है। ठीक है, तो मेरे को तो इसका आंसर बिल्कुल ऐसे ही बिना सॉल्व किया पता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ अभी कि किस तरीके से इसको मैं सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसको ऐसे करना होगा, 2 डाइस फेंकी जा रही हैं तो हमें टोटल आउटकम्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो पहले डाइस अगर फेंकूँ तो 1 मिल सकता है मुझे, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और हमारे पास 6 भी मिल सकता है। इसी तरीके से इधर भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5 और लास्ट में आ जाएगा 6 1। ठीक है, तो बस ये हमारे पास सारी के सारी वैल्यू हमारे पास बन करके आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इनको पेयरिंग कराइए। ठीक है, पेयरिंग कैसे कि दोनों से हमें क्या मिलेगा 1 1, यहाँ मिलेगा 1 2, यहाँ मिलेगा 1 3, यहाँ मिलेगा 1 4, यहाँ मिलेगा 1 5। तो इस तरीके से हम करा देते हैं। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों ही नंबर पे सेम, दोनों डैश पे सेम नंबर चाहिए। देखिए हमारे पास 1 1 यहाँ नज़र आएगा और हम करेंगे तो 2 2 यहाँ नज़र आएगा, फिर ये 3 3 हमें यहाँ नज़र आएगा, फिर हमें 4 4 यहाँ नज़र आएगा, यहाँ पे हमें 5 और 5 का नज़र आ रहा है और इस जगह पे मुझे 6 और 6 नज़र आ रहा है। तो ये 6 ही नंबर ऐसे बनेंगे जिस पर दोनों नंबर सेम हमें दिखाया जा रहा है। तो ये कितना बनेगा, 6 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी अपने पास टोटल आउटकम थे 36, सॉल्व करेंगे तो 1/6 का मुझे आंसर दे रहा है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज 2 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड पी प्लस क्यू। बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का चैप्टर नंबर 7 का ही क्वेश्चन है ये भी। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2/2। उसी तरह जो y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2/2। तो इस क्वेश्चन में अगर x की वैल्यू निकालूँ तो ये मुझे जो मिल रहा है 2 = 2, ठीक है, और ये मिल गया मुझे 3p प्लस -2/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 = 3p - 2, तो ये बनेगा 6 = 3p। तो यहाँ से वैल्यू मिल मुझे p की वैल्यू 6/3, p = 2। p की वैल्यू 2 मिल चुकी है। उसी तरह y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6 = ये मुझे 4 + 2q, 4 + 2q/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 6 × 12 = 4 + 2q। ये अपने पास 8 = 2q बन गया और q की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास 4। तो मुझसे पूछा है p + q की वैल्यू, मतलब कि 2 + 4 की वैल्यू, इसका आंसर आ गया 6। तो इसका आंसर हो गया अपने पास 6। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल ऑफ प्लेसेस, कि इस नंबर को अगर मैं सॉल्व करूं तो डिवाइड करने पर कितने डिजिट्स के बाद ये नंबर बंद हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट होना बंद हो जाएगा। तो इसके 2 तरीके हैं कि इसको डिवाइड कर लीजिए। एक तो सिंपल तरीका है वही कि डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए कितने का बाद ये बंद हो रहा है। लेकिन क्योंकि MCQ था तो हमें पता, कोई टीचर पता नहीं लगा पाएगा और सिंपल हमें हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे क्वेश्चन से चले तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 को फैक्टर में कर देंगे। तो 120 को अगर हम फैक्टर कर देते हैं तो ये जाएगा 60 से, फिर जाएगा ये 30 पर, फिर चला जाएगा 2 पर, तो ये गया 15, फिर हम कर रहे हैं 5 से 3 पर और 3 की टेबल में 1 पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन गया है 147/2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। तो इसका मतलब अगर मुझे बराबर दोनों कट करना होगा, 5 की पावर 2 मुझे मिला है, इसका मतलब मुझे इसमें डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढना है, मुझे 2 और 5 को मुझे बराबर करने की ज़रूरत है। तो मेरे पास 5 मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नंबर कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 हम सॉल्व कर देंगे। ऊपर जो भी आंसर आएगा 147 × 5 आ जाएगा, नीचे क्या बन रहा है 10 टू द पावर अपने पास 3 बन रहा है। इसका मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो 3 डेसिमल्स के बाद में इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब 3 डेसिमल एक्सपेंशन इसका बिल्कुल सही आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 1 सैम्पल पेपर 1 का हमने कंप्लीट कर लिया है बेसिक पेपर के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको मैं अच्छे तरह समझा पाया हूँगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ID पर जाके ले सकते हैं और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और
स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। इसी तरीके से फिर इसका मैं सेकंड सेक्शन भी बनाऊंगा, ठीक है। फिर हम थर्ड सेक्शन बनाएंगे, फिर हम इसका स्टैंडर्ड पेपर को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दिएगा, लाइक कर दिएगा चैनल को, लाइक कर दिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पढ़ने में कितना मज़ा आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।